केजरीवाल ने जब ये सोचा दिल्ली का चुनाव के बाद पंजाब का चुनाव जब उन्होंने जीता, जब उनको गुजरात में एंट्री लेनी थी, तब उन्होंने अपना माइंडसेट बिल्कुल तय कर लिया कि मुझे मोदी की राह पर चलना है, लेकिन अपने हिंदुत्व को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, मोदी की तरह हार्डकोर नहीं रखना है, लेकिन हिंदुत्व रखना जरूर है, मुसलमान को उससे दूर रखना जरूर है। आप देखिए मुसलमान आपको कई रैली में उसके साथ में नजर नहीं आएंगे। केजरीवाल के इतने सारे प्रोग्राम्स हुए, आपको स्टेज पे एक भी मुसलमान या टोपी नजर आया, दाढ़ी टोपी, बता दीजिए, कहीं आपको नजर नहीं आएंगे वो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में बहुत अहम वाक़यात हो रहे हैं। सियासी तौर पर अपोजिशन मुसलसल अपने तरीके से मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, इनके ख़िलाफ़ एक तरह से मुसलसल एक कैंपेन चला रहे हैं। इस साल दो अहम इलेक्शन होने हैं, एक गुजरात, एक हिमाचल प्रदेश, दोनों जगह की विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। इसमें गुजरात बहुत स्पेशल है। गुजरात इसलिए स्पेशल है कि वहाँ 27 साल से बीजेपी की सरकार है। ये 27 साल बहुत बड़ी मुद्दत होती है। इसमें मोदी जी वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, 2002 में बाकायदा फसादात हुए और उसी पर एक तरह से तरक्की मिलते चली गई और 2014 में प्रधानमंत्री बने। ये सब सफ़र कैसा रहा, क्या कुछ है, ये अलग आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस वक्त इलेक्शन के लिए वहाँ क्या कुछ हो रहा है, बीजेपी की क्या हालत है। वहाँ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, तकरीबन हर हफ्ते जा रहे हैं। उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी वहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि उनको गेम स्पॉइलर कहा जाता है। कभी कभी उत्तर प्रदेश और बिहार में उनकी मौजूदगी से सेकुलर पार्टियों को नुकसान हुआ है, ऐसा कहा जाता है। अब वो गुजरात में भी पहुँच रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट की तरह से मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ के जो वाक़यात होते हैं वहीं से मैं जानने की कोशिश करता हूँ। आज हमारे साथ दिल्ली आए हुए हैं सहल कुरैशी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, देश लाइव चैनल अपना चलाते हैं, यूट्यूब चैनल। बहुत ही अच्छी खबरें उसमें होती हैं, बहुत ही ऐसी खबरें होती हैं जो आम तौर पर दूसरा मीडिया नहीं देता। आप उनके चैनल पर जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। जनाब सहल कुरैशी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप गुजरात से आ रहे हैं। गुजरात पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। क्या बीजेपी वहाँ हारेगी, उसके बाद 2024 भी हारेगी? क्या वहाँ जीतेगी, उसके बाद अगले साल फिर 9 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं, क्या उन्हें भी जीतेगी, फिर 2024 जीतेगी? इस किस्म के सवालात लोगों के जहन में हैं और ये सवालात होने बहुत ही नेचुरल इसलिए हैं कि बेरोज़गारी, महंगाई, किसानों की परेशानियाँ, आम लोगों की परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे वक्त में गुजरात में इलेक्शन की तैयारी कैसी है? देखिए काज़मी साहब, इसको हम दो कंटेक्स्ट में अगर अलग अलग देखें तो चुनाव कर्नाटका में भी हों, चुनाव हिमाचल में भी हों, चुनाव तमिलनाडु में भी हों, लेकिन गुजरात पर फोकस क्यों है ये सब जानने लगे और जानते हैं कि आखिरकार गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए और जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं उनके लिए गुजरात कितना अहम है, कितना मायने रखता है। इसकी सीधी मिसाल किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं दी, खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने दे दी है कि लगातार विपक्षी पार्टियों की जो ऑफिसेस हैं उन पर बाकायदा छापेमारी कराई जा रही है। अब देखिए, जैसे ही कुछ दिन पहले कुछ गोदी मीडिया के लोगों ने, हालांकि मैं तो बिलीव नहीं करता उन सर्वेज में, कुछ सर्वे दिखाए कि किस तरीके का माहौल रहेगा, केजरीवाल ये करेंगे, केजरीवाल वो करेंगे। सिर्फ इस सर्वे से ही इतनी नींद हराम हो गई मोदी और शाह की कि अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर थे, उसी वक्त अहमदाबाद के अंदर आम आदमी पार्टी के ऑफिस के ऊपर छापेमारी चल रही थी। भाई, आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर छापेमारी, और इतने वक्त से केजरीवाल पंजाब में जब इलेक्शन लड़े तो क्यों छापेमारी नहीं की गई भाई? क्या आपकी सरकार, आपकी एजेंसियां इतनी कमजोर थी कि तब वो अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि आम आदमी पार्टी का फंडिंग कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है? गुजरात में जैसे केजरीवाल आए, गुजरात में केजरीवाल ने ताकत लगाई, तब आपको अंदाजा हुआ कि भाई फंडिंग में गड़बड़ है। तो ये तो चीजें जो है इनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। दूसरी बात केजरीवाल की करें
तो केजरीवाल देखिए मैं ये कह सकता हूं कि काफी मंझे हुए पॉलिटिशियन बन चुके हैं। दिल्ली में 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, पंजाब में उन्होंने अब सरकार बना ली। जिस तरीके से उन्होंने देखा, आप देखिए कि केजरीवाल कहीं पर भी अब नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेते हैं। वो रैली करेंगे तो नाम लिए बिना वो मोदी पर अटैक करते हैं। लेकिन जो उनका जो चलन जो है अब बिल्कुल मोदी की राह पर चल रहे हैं वो। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि कल अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर कल एक वीडियो काफी सोशल मीडिया पर चली है कि अरविंद केजरीवाल ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हैं और पुलिस वालों ने उनको रोक लिया है और पुलिस वाले उन्हें कह रहे हैं कि नहीं आपको सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो वो इस तरीके से इस किस्म की नौटंकी कर रहे हैं, नहीं आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, आप मुझे अरेस्ट मत करिए, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैंने आपको लिख कर दे दिया है। अरे भाई प्रोटोकॉल है, वो तो मिलेगा आपको। लेकिन उन्हें पता है कि जनता तो बस क्या देखेगी, दिखावा। मोदी ने सबको सिखा दिया है कि दिखावा करो आप। तो एक तो ये लाइन है केजरीवाल की। दूसरा, केजरीवाल का जिस तरीके से वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि केजरीवाल ने एक साफ अपना एजेंडा ये तय कर लिया। क्योंकि आपने भी दिल्ली के अंदर देखा होगा, दिल्ली में जब दंगे हुए थे अलग अलग इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली या जहां पर भी, तो आप देखिए केजरीवाल का उसमें रुख क्या था। एक ताहिर हुसैन थे यहाँ पर काउंसिलर, आज वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी को नहीं पता। तो केजरीवाल ने जब ये सोचा, दिल्ली का चुनाव के बाद पंजाब का चुनाव जब उन्होंने जीता, जब उनको गुजरात में एंट्री लेनी थी, तब उन्होंने अपना माइंडसेट बिल्कुल तय कर लिया कि मुझे मोदी की राह पर चलना है, लेकिन अपने हिंदुत्व को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, मोदी की तरह हार्डकोर नहीं रखना है, लेकिन हिंदुत्व रखना जरूर है, मुसलमान को इससे दूर रखना जरूर है। अब देखिए मुसलमान आपको कहीं रैली में उसके साथ में नजर नहीं आएंगे। केजरीवाल के इतने सारे प्रोग्राम्स हुए, आपको स्टेज पे एक भी मुसलमान या टोपी नजर आया, दाढ़ी टोपी, बता दीजिए, कहीं आपको नजर नहीं आएंगे वो। तो ये जो केजरीवाल जो चीज कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात की जनता, जैसा आपने बताया कि 27 साल तक बीजेपी का राज रहा, तो सीधी बात है एंटी इनकम्बेंसी हमेशा होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए और जो चुनाव जीते उसके बाद नरेंद्र मोदी, तो बिल्कुल सीटें कम हुई लेकिन चुनाव जीते वो। नरेंद्र मोदी के खुद की एक कहावत है, वो हमेशा कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो चेहरे के खिलाफ होती है। चेहरे बदल दो, पार्टी के खिलाफ कभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं। इसीलिए आप देखिए इलेक्शन से कुछ महीने, कुछ साल पहले पूरी भाजपा की सरकार को, गुजरात की सरकार को बदल दिया गया। भाई अमूमन तो ये होता है कि आप सिर्फ एक मुख्यमंत्री बदल दें या 1-2 मंत्री बदल दें, पूरी कैबिनेट बदल दी, पूरे सारे मुख्यमंत्री पूरा बदल दिया, पूरा चेंज कर दिया, क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन के टाइम पर हो, उससे पहले 1 साल पहले, 6-8 महीने पहले नए चेहरे लाकर नई नई चीजें वो कर दो। तो ये उनकी नाकामी पब्लिक ने देखी भी कि इसीलिए आपने बदलवा लिया, लेकिन हुआ ही उन्होंने पूरा बदल दिया। अब दूसरी बात ये आती है बिल्किस बानो का मामला। आप देखिए गुजरात से आती है बिल्किस बानो, इलेक्शन सर पर है। 2 मुद्दे गुजरात में इस वक्त काफी हॉट टॉपिक बने हुए हैं अभी। एक है बिल्किस बानो के जो मुजरिम थे, उन्हें, या मुजरिम क्या बल्कि दोषी थे, उनको तो कसूरवारी थे वो तो उनको उनके जुर्म में किस तरीके से उनको कर दिया गया, माफी दे दी गई उनको आजादी के दिन। दूसरा मुद्दा है डीसा, काफ़ी हॉट टॉपिक ये मुद्दा है काज़मी साहब, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से यूपी इलेक्शन जीता, 2014 जीता, उसके बाद में जिस तरीके से हमने देखा था कि गांव-गांव जाकर आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन, बीजेपी के नेता खुद हिंदू इलाकों में जाकर जो बातें कहते थे, आपकी बेटियों को बचाना है मुसलमानों से, लव जिहाद से बचाना है, यही मुद्दा गुजरात के अंदर इतना ज़्यादा हावी हो रहा है। गुजरात के एक शशिकांत पंड्या हैं जो डीसा से बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक मास गैदरिंग किया, बहुत कई हज़ार लोगों को जमा किया और बाकायदा वो पुलिस को धमकी दे रहे हैं। आप सोचिए कि लव जिहाद का एक मामला था, एक लड़की है जिसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, हाईकोर्ट के अंदर एक अर्जी हुई हैबियस कॉर्पस, हाईकोर्ट में हाईकोर्ट के जज ने ये कहा, लड़की से पूछा आपको कहाँ जा, शादी नहीं हुई उसकी मुस्लिम लड़के के साथ में, उसने कहा मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, मैं अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ। हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक आप रहिए अपनी मर्जी से। उसके बावजूद शशि पांडे इलेक्शन से पहले अब इस माहौल को ख़राब करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं वो एक मुस्लिम लड़का भगा कर ले गया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। माहौल इतना ख़राब बना दिया गया और उस मुद्दे को इतना ज़्यादा चगा दिया गया है कि वो पूरी मुस्लिम फैमिली अभी गायब है। लड़का और उसके फूफा जी जो हैं वो जेल के अंदर है, लड़की की माँ, लड़के के भाई सब बाहर है, पता ही नहीं कहाँ है वो लोग, भागते फिर रहे हैं बेचारे। तो माहौल अभी से पूरा खड़ा किया जा रहा है। इनकी जो नाकामी है बीजेपी की, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऐसी है जिसका मुखौटा वो पहन लेते हैं और वह इनकी सारी नाकामी छुप जाती है। तो केजरीवाल भी इस बात को समझ रहे हैं,
आप देखिए चुनाव के जब मुद्दे होते हैं तो चुनाव में आप हर मुद्दे पर बात करते हैं। केजरीवाल ने आज तक गुजरात चुनाव में बिल्किस बानो पर उफ तक नहीं किया। केजरीवाल ने लव जिहाद की डीसा के मामले में उफ तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिल्कुल राहुल गांधी की इसमें बधाई देनी होगी कि राहुल गांधी ने सबसे पहले बिल्किस बानो के मामले को उठाया, ट्वीट किया, बयान दिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाया, बयान दिए। दूसरा, आपने जो कहा कि गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री है, MIM की भी एंट्री है। देखिए बिहार में जो हुआ, उत्तर प्रदेश में जो हुआ, मैं यहाँ पर किसी पार्टी का पक्ष लेने नहीं आया हूँ। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि हाँ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है गुजरात में। मुझे ऐसा लगता है जो मैंने देखा वहाँ का माहौल। इसी तरीके से गुजरात के अंदर आज तक तो असदुद्दीन ओवैसी थे नहीं, तो फिर आज तक क्यों कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई वहां पर? अब ओवैसी आए तो आप कह रहे हैं कि नहीं इनकी वजह से ऐसा हुआ। असल में मैं नहीं मानता कि ओवैसी ऐसे कुछ बीजेपी के बी टीम है, या मैं तो उसको नहीं मानता हूं, क्योंकि काफी वक्त मैंने ओवैसी साहब के साथ भी बिताया है। हाँ, उनके हाथ के नीचे जो साथ में दूसरे लोग, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन ओवैसी साहब पर आप ये, मैं नहीं मानता कि उनको आप बीजेपी की बी टीम कहें, क्योंकि गुजरात के अंदर ओवैसी साहब जब आए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि ये सभी जानते हैं ओवैसी साहब को वोट कौन देगा। भाई जिस तरीके से जो एक हिंदू आंदोलित हुआ है, हिंदू युवा क्या चाहता है कि भाई हमारी बात करने वाला हो। उनको नरेंद्र मोदी मिला कि वो हिंदुत्व की बात करता है, तो इसी तरीके से मुस्लिम यूथ भी है, वो भी चाहता है कि हमारी बात करने वाला कोई हो। तो उसमें ओवैसी साहब को वक्स नजर आता है ओवैसी साहब के अंदर कि हाँ भाई ये हमारी बात करता है। दूसरा, ये भी ओवैसी साहब की पार्टी को, उनको ये सोचना भी चाहिए कि गुजरात इलेक्शन है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तैयारियां चल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तैयारियां चल रही है, ओवैसी साहब की पार्टी कहीं इतना ज्यादा कोई तैयारी में की नजर नहीं आ रही है। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्या चल रहा है, वो कुछ नजर नहीं आ रहा है। भाई आप कहते हो कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन आपको जमीन पर दिखना भी तो है ना, जमीन पर दिखना भी तो चाहिए ना। ठीक है, कल अभी 2 दिन पहले ओवैसी साहब आए, रोड शो आने, कुछ पैदल यात्राएं कुछ इलाकों में की, उन्होंने कोशिश उन्होंने की है, लेकिन बिहार का जैसे आप बता रहे कि बिहार में भाई ओवैसी साहब की वजह से हारे, मैं इस बात को नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है कि ओवैसी आएंगे तो मुसलमान सीधी बात है ओवैसी को चाहेगा। भाई आप कैसे ओवैसी को वो कर सकते हैं? आप देखिए केजरीवाल को आप कुछ नहीं बोलेंगे, केजरीवाल की वजह से आप दिल्ली हार गए, इतनी सालों से आप राज कर रहे थे। शीला दीक्षित, असली गुजरात मॉडल तो कुछ भी नहीं था, हवा भरा हुआ था उसमें। शीला दीक्षित का असली दिल्ली मॉडल था। क्या दिल्ली कितनी खूबसूरत उन्होंने बनाई, पंजाब बिल्कुल, पंजाब में सोचे कितना बेहतरीन वहां का सारा, लेकिन उसके बाद भी हारे। तो उसके बावजूद भी आप केजरीवाल पर आप अटैक नहीं करेंगे, आप ओवैसी पर अटैक करेंगे, क्योंकि आपको यह पता है कि मुस्लिम कयादत खड़ी नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस को डर है इस बात का। हालांकि ये भी अच्छी बात है कि राहुल गांधी अपनी पदयात्राएं कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते आप में ये जो लोग ओवैसी साहब को सवाल करते हैं या उन पर लांछन लगाते हैं, मैं तो उनसे भी पूछूंगा कि भाई आप अगर किसी पार्टी के अध्यक्ष होते तो क्या आप भी मान लेते किसी के कहने से नहीं मैं उम्मीदवार नहीं लड़ाऊंगा? भाई कोई भी, अगर मैं हूं या आप हैं काज़मी साहब, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो आप भी तो यही सोचेंगे ना कि भाई हाँ मेरी पार्टी का मैं ज्यादा से ज्यादा प्रचार करूं, ज्यादा से ज्यादा मेरी पार्टी फैले। तो बिल्कुल ओवैसी साहब भी वही चीज करेंगे और यकीनन इसका नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को भी होगा इसका नुकसान ओवैसी साहब के लड़ने से। ये भी इसको इनकार नहीं कर सकता। नहीं, उस पे जो लोग सवाल करते हैं कभी कभी, वो इसलिए करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स खड़े करने में जो कुछ पैसा लगता है, आजकल पैसे के बगैर तो इलेक्शन लड़ा नहीं जाता, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। छोटे से छोटे इलेक्शन में भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वो सब पैसा क्या उनकी पार्टी के पास है, क्या रिसोर्सेज हैं? तो शक फिर वहीं जाता है बीजेपी की तरफ कि शायद वहीं से इनको फंडिंग मिलती है, और कहीं कहीं से हम जैसे पत्रकारों को कहीं कहीं से अंदर से कुछ खबरें इस किस्म की मिलती हैं। अब वो उसका कोई सबूत तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल इस किस्म की सोच इसलिए बनती है शायद। ये ओवैसी साहब और दूसरी पार्टी के लिए हवाई बातें होती, मैं यही बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि ओवैसी साहब जहाँ भी अपनी पार्टी का जो अध्यक्ष बनाते हैं वो पार्टी की तरफ से कभी फंड नहीं देते हैं। जो अध्यक्ष होता है उसी को सब मैनेज करना होता है, मुझे ये लगता है। अभी तक जैसा मैंने देखा तो मुझे यही लगता है कि वो अध्यक्ष बनाएंगे, अध्यक्ष को कहेंगे भाई आपको सारा करना है, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है नहीं। तो वो चीज़ आपका ये रहता होगा मेरे ख्याल से। दूसरा, केजरीवाल का भी इतनी बड़ी बड़ी कैंपेनिंग आप देख रहे, चला रहे हो, सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्यों उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं आप? क्यों आप
उनके तो राज्यसभा MP ऐसे लोग बनाए गए हैं जिनसे खूब पैसा मिल सके। खूब पैसा मिल सकता है उनको, बड़े बड़े पैसे वाले सारे बिल्कुल बनाए गए ऐसे लोग। ऐसी हुई। लेकिन बात गुजरात की जो आती है काज़मी साहब, क्योंकि देखिए आज तक गुजरात का ये इतिहास रहा है, कभी मुतबादिल को गुजरात ने अपनाया नहीं है। और दूसरा एक इसमें कमजोरी ये कह सकते हैं कि एक मजबूत मुतबादिल गुजरात की जनता को कभी मिला भी नहीं है। हमेशा कांग्रेस बीजेपी रहा। अब तीसरा मुतबादिल जो मिला था वो केशुभाई पार्टी, जो बीजेपी में से टूटकर अलग हुए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। इसी तरीके से शंकर सिंह वाघेला अलग हुए कांग्रेस से, और जो भी उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। तो ये जो चीज सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आप सीधी बात है ना भाई, आप चोर हैं, आप दो भाई कोई जा रहे हैं, आप दोनों चोर हैं। अब एक भाई अलग होकर बोलता नहीं मैं तो सीधा हूं भाई, तो जनता तो आपको नहीं मानेगी ना। ये पहली बात। यही काम उसमें भी होता है जब कोई दूसरी पार्टी से बीजेपी में जाता है। हाँ, तो वो भूल जाता है, वो बिल्कुल वो गंगा नहा कर आ गए भाई, वो तो कहते कमल छाप लग गई उसके ऊपर। तो ये जो है क्या, आज तक मुतबादिल कोई मजबूत मिला नहीं था, लेकिन बिल्कुल केजरीवाल के नाम पर गुजरात की जनता को एक मजबूत मुतबादिल मिला है। और ये कह सकते हैं कि केजरीवाल कहीं ना कहीं मोदी की राह पर चल रहे हैं। जिस तरीके से वो आप देखिए अलग अलग रैलियों के अंदर वो लोगों से बात करते हैं, बिल्कुल बीजेपी और मोदी का जो डर रहा था, जिस तरीके से एक पूरा एक मैनेजमेंट, एक इवेंट मैनेजमेंट का काम, बिल्कुल वही काम केजरीवाल भी कर रहे हैं। लोगों को बुलाना, लोग आते हैं, लोग उनसे सवाल करते हैं, उसके जवाब बोल देते हैं। मैं देख रहा था अभी 2-3 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में आदमपुर कोई जगह है, वहाँ एक पब्लिक रैली थी, और उस रैली की तैयारी, स्टेज की तैयारी बिल्कुल इतनी अच्छी बज़ाहिर नजर आ रही थी, क्योंकि विजुअली जिस तरह से नजर आता है ना, उसी से पता चल जाता है। उससे पता चल जाता है, बिल्कुल जैसे ट्रंप की रैलियां अमेरिका में होती थी ना, और जैसे बीजेपी ये करती है, तो उतनी इवन टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल इवन कम अल्फाज में ऐसा नारा जो दिमाग में बैठ जाए, तो उसमें बहुत ही प्रोफेशनलिज्म नजर आ रही थी, और उसमें ऐसा भी लग रहा था कि पैसा खूब खर्च किया जा रहा है। तो अब मुझे बताइए कि अभी, हालांकि अभी काफ़ी वक्त है इलेक्शन में, हालांकि सितंबर तो अब चल नहीं रहा है। हाँ, नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होना है। अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए क्या वाकई केजरीवाल चैलेंज बन सकते हैं, बनेंगे? क्या सरकार से बाहर करने की हालत तक भी ले आएंगे? क्या कुछ लगता है? बिल्कुल केजरीवाल बनेंगे नहीं, बन चुके हैं चैलेंज। मैंने इसीलिए कहा, इसीलिए छापेमारी चल रही है, इसीलिए अच्छा, छापेमारी के बारे में अपने दर्शकों को बता दूं कि खुद प्रधानमंत्री का PM केयर फंड, उसमें RTI नहीं लग सकती, और उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसमें कोई नहीं पूछ सकता आपको किससे कितने पैसे मिले। बिल्कुल, इवन विदेशी कंपनियों से भी पैसे मिले तो कोई हिसाब सवाल नहीं कर सकते। लेकिन वहां उस केजरीवाल की ऑफिस में बिल्कुल छापेमारी केजरीवाल की ऑफिस में ही नहीं, जो छोटी मोटी जो पार्टियां हैं दूसरी, अलग अलग लोगों ने कुछ पार्टियां बना रखी है, उनके वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। तो ये तो गुजरात की नहीं, देश की जनता को भी समझना चाहिए। ये बताया, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि देखिए अब PM केयर से पे सवाल मत करो, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सवाल मत करो, किसने दिया ये भी सवाल मत करो, लेकिन दूसरे का सवाल करेंगे, दूसरी तरफ आप सवाल करके छापेमारी करवाएंगे। लेकिन अच्छा बीच में मुझे थोड़ा सा जहन में आ गया, एज ए जर्नलिस्ट, आप दिल्ली में भी आपने पत्रकारिता की है, अब आप अहमदाबाद में हैं, इंटरनेशनल भी थोड़ी बहुत बहरहाल मालूमात होगी। मैं भी इंटरनेशनल बहुत सी चीज़ें चूँकि देखता हूँ, तो मेरा तो अपना मतलब मेरे जहन में ये सवाल बार बार आता है कि क्या मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, फिर आप बताइए कि आपकी क्या सोच है जी। क्या हम एक डेमोक्रेसी को तानाशाही में बदलता हुआ देख रहे हैं? क्या हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं? मिसाल के तौर पर एक वक्त था इलेक्शन कमीशन में थोड़ी सी भी कोई इंटरवेंशन की पार्टी ने तो दूसरी पार्टियां चिल्लाती थी। अब वीडियो उसकी EVM की पूरी गाड़ियां इधर उधर से उधर हो जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां कुछ नहीं बोलती, और छोटी छोटी पार्टियों के ऑफिसों में रेड डाली जाती है, जैसे आपके यहाँ बताया। बिल्कुल। तो ये क्या आप पूरा मुल्क, पूरी दुनिया डेमोक्रेसी से तानाशाही की तरफ बदलता हुआ हम देख रहे हैं? बिल्कुल काजमी साहब, बहुत अच्छी बात, और ये हर देश के हर नागरिक को इस बारे में सोचना चाहिए कि देखिए, ये सभी को पता है कि पूरी दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, किसी भी मुल्क की, लेकिन वो कहाँ से कंट्रोल हो रही है, आइडियोलॉजी क्या है, ये हम सभी को पता है। हमने देखा जो स्प्रिंग का जो सारा चला था गल्फ कंट्रीज के अंदर, बशर अल असद में, और जितना भी जो हुआ, लीबिया, इराक, जितना भी आप ले लें, तो जो चीज़ें वहाँ से चली,
उसके पीछे कौन था, किसने किया। जैसे आप ही के प्रोग्राम में मैंने देखा था, बड़ी अच्छी आप बारीकी से जो चीज़ें बताते हैं कि पहले ट्रूप भेजे जाते हैं ट्रूप्स को, फिर ट्रूप्स के कंधे पे बंदूक रखकर वहाँ के लोगों को मारा जाता है। तो ये आइडियोलॉजी है, यही आइडियोलॉजी। क्योंकि देखिए, ये आपको पता है कि आप बहुत बड़े अगर बिजनेसमैन हैं आप, या बहुत बड़े आइडियोलॉजी से आपको वो है, तो आप क्या करेंगे, आप ये कोशिश करेंगे कि भाई मेरा जो राज्य है कम से कम वहाँ पर ऐसे बुद्धू को किसी को सीएम बना दो कि उसको मैं आराम से अपने हाथ की कठपुतली बना के चलाता रहूँ। तो दूसरा ये कि अगर देश की बात है तो भारत पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी आए 2014 में जादू की छड़ी घूम गई और सबकी नजरें यहाँ हो गई। पहले से सबकी बड़ा मार्केट है भारत, सबकी नजरें यहाँ पर रहती है। तो एक डिक्टेटरशिप में जो सबसे बड़ा वो ये रहता है कि देखिए, पार्लियामेंट से आपको, अब मान लीजिए आप जो थिंक टैंक जो लोग बैठे हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, उनको अगर कुछ चीज़ अगर भारत से मनवानी है या किसी भी देश से मनवानी है तो आपको पार्लियामेंट से पूरा वो सब चीज़ें करवानी पड़ेगी। एक बड़ा सिस्टम उसका रहता है। तो डिक्टेटर अगर कोई आकर बैठ जाता है तो उसको तो सीधे डायलॉग होगी एक ही बात में उसका तो काम हो जाता है। तो बिल्कुल हम डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हम लगातार 2014 के बाद से देख भी रहे हैं। जैसे आपने बताया कि मोदी के केयर फंड पे, पीएम केयर फंड पे कोई सवाल नहीं कर सकता, जो बॉन्ड, जो चुनावी बॉन्ड जो होता है पार्टियों को दिया था उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ वही सरकार दूसरी पार्टियों के ऑफिसों पर, दफ्तरों पर छापेमारी कर रही है। दूसरा आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के अंदर पहले लिंगदो थे, बड़े जबरदस्त इलेक्शन कमिश्नर थे, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपना बड़ा मजबूती के साथ स्टैंड लेते थे वो। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है? आप देखिए, गाड़ियां पकड़ा रही है, ईवीएम पकड़ा रहे हैं, एक अकेला कोई गाड़ी के अंदर ईवीएम डाल के लेके जा रहा है, बाकायदा वीडियो आ रहे हैं। और जहां ईवीएम मशीन जाते हैं उसके बाद में उसके जो सील होता है वो टूटा हुआ होता है, सारे वीडियो, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो सीधी बात है, ये तो हमें साफ चीज बताई जा रही है कि डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। एक तरफ आपकी एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर दिया गया, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट के जरिए आपकी हर चीजों को बिल्कुल आपको इस तरीके से दबोच दिया गया कि आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, आप न रह पाएंगे न सह पाएंगे आप। तो इसका मतलब ये है कि हमें डिक्टेटरशिप में आगे बिल्कुल हम उसी धर्रे पर चल रहे हैं। और इसमें गलती हमारी है, क्योंकि जिस तरीके से जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, जनता आवाज़ नहीं उठा पा रही है। जनता खुद अपने ऊपर ऐसी पार्टियों को, ऐसे डिक्टेटर लोगों को हावी होने दे रही है। क्योंकि जनता को डराया जा रहा है, पत्रकारों को जेलों में डाला जा रहा है, एक्टिविस्ट्स को जेलों में डाला जा रहा है, कुछ लोगों को मार दिया गया है। लंकेश वाला जो मामला था हमने देखा, उसके अलावा कितने लोग जेलों में बंद हैं। कप्पन, जिसको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है, उसका जुर्म कुछ साबित नहीं हुआ था, अभी वो रास्ते में था। यानी कोई भी जब सजा मिलती है किसी जुर्म की, जब वो जुर्म कर लेता है, जब सजा होती है, मैं यहाँ से बाजार तक जाऊंगा, वहां जाके मैं थप्पड़ मार दूंगा, मेरे यहाँ बैठे बैठे आपको कैसे पता चल गया? हाँ, और आपने पकड़ लिया, तो आपने पकड़ लिया और 2 साल से उसको जेल में। तो यही तो डिक्टेटरशिप है ना। हाँ, तो मैं ऐसी हालत में लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं रही ना, ये भी एक हुआ ना नुकसान। काज़मी साहब, मैं वही बात है, मैं वही बोल रहा हूँ कि लोग जो डर रहे हैं, क्यों डर रहे हो? आपका सब कुछ तो लुट चुका है, अब आपके पास में बचा क्या है? आप अपने बच्चों को ना सही से पढ़ा पा रहे हो, आपके बच्चे सेफ नहीं है, आप कभी भी मारे जाओगे, बाहर निकलोगे। हो रहा है ना, कभी भी किसी को पकड़ के पीट दिया ना, आपके घर में रोजगार है, महंगाई, तो आपको तो बिल्कुल आप खत्म हो चुके हो। तो आपको डर कर करना क्या है? आपको हिंसा तो करनी नहीं है ना, कम से कम एक मजबूती के साथ में लोकतांत्रिक तरीके से तो विरोध प्रदर्शन तो कर सकते हैं ना। तो ये आवाज तो लोगों को उठानी पड़ेगी। अच्छा, इस बड़ी मुसीबत से क्या बाहर निकालने में गुजरात के लोग काम करेंगे देश के लिए? बिल्कुल, ये देखिए, बड़ा सवाल है। आखिरी गुजरात का यही कि मुझे ये लगता है गुजरात का जो चुनाव है, बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार 99 सीट्स आई थी बीजेपी को, महज 10-12 सीट के लिए, 10-15 सीट के लिए कांग्रेस रह गई थी पीछे। अगर अरविंद केजरीवाल गुजरात के चुनाव में कांग्रेस को डेंट न पहुंचाकर अगर बीजेपी के वोट काटे, जिस तरीके से पटेल वोट काट भी रहे हैं वो, अगर 15 से 20 सीटें अगर इन्होंने कांग्रेस को नुकसान न पहुंचाकर अगर बीजेपी की कम कर दी, तो यकीनन मोदी शाह के लिए आने वाला वक्त बहुत बुरा होने वाला, ये मान सकते हैं। क्योंकि केजरीवाल जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं, पटेलों को अपने कब्जे में कर रहे हैं, जिस तरीके से सौराष्ट्र की जो मोदी की हमेशा पकड़ रही है सौराष्ट्र में, वहां पर केजरीवाल जो आगे बढ़ रहे हैं, यकीनन यहाँ पर अगर उन्होंने 10-12 सीटें कम कर दी बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। और 10-12 सीट बहुत ज्यादा नहीं होती।
वो कुछ 1-2% इधर उधर हो जाता है, उसी में चली जाती है। 200-300 वोट के लिए भी मामला गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल, बात तो वो नामुमकिन नहीं लगता। नामुमकिन नहीं लगता है, बिल्कुल। हाँ। हो सकता है कि आने वाली राह, और हो सकता है 2024 की राह गुजरात से तय भी हो जाए कि आगे क्या होने वाला जी, है। जी। और इसीलिए मोदी शाह ये छापेमारी करके और तमाम चीजें करके डिक्टेटरशिप दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम गुजरात खोना नहीं चाहते हैं किसी जी, भी हाल जी, में। जी। अब देखते हैं चुनाव में क्या होता है। ये बहुत ही अहम बात है। मैंने असल में जो मेरे बीच में जहन में आ गया था, मैंने इसीलिए कि क्या गुजरात के लोग देश को तानाशाही में जाने से बचा सकेंगे, ये बहुत ही अहम बात रही आपके साथ। और आपने बताया कि अगर केजरीवाल बीजेपी की कुछ सीटें कम करने में कामयाब हो जाए तो देश को राहत मिल सकती है। इसके अलावा आपने ये भी बताया कि असदुद्दीन ओवैसी को आप बीजेपी की बी टीम नहीं मानते, आपने उन्हें नज़दीक से देखा है, और अगर सवाल असदुद्दीन ओवैसी पे है तो केजरीवाल पर क्यों नहीं है। ये बहुत ही मुनासिब आर्गुमेंट है आपका। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमें सभी को सोचना चाहिए, अंधभक्त हमें किसी का नहीं होना चाहिए। आंखें खोल करके, दिमाग खोल करके गौर करने, सोचने, समझने और डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए अपने हुकूक को हासिल करने की कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।